कोई कॉलिंग नंबर नहीं है क्या? आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रात के 8 बजे वक्त हुआ है बेबाक मुंसिफ का। आज बात सीएए की। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी ममालिक के माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपना घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसी पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या फिर सीएए को लागू करने की बात करते दिखे हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे नाफिज कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदायों को छोड़कर 3 जो मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जा सकेगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सवाल यह है कि सीएए पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद होता रहा है। इसी वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का इल्जाम वक्त वक्त पर लगा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक चुनाव से एन पहले इसको नाफिज कर देना कितने मायने हैं, इसके सियासी एतबार से भारतीय जनता पार्टी को कितना पॉलिटिकल माइलेज इससे मिलेगा। हमारे पैनल का मैं तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश पोद्दार साहब जुड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से ज़ेबा खान जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका भी। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश साहब जुड़ेंगे और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर नीरज मारे साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपका भी स्वागत है। तमाम लोगों का स्वागत करूंगा और पहला कमेंट मैं भारतीय जनता पार्टी के पास लेकर जाऊंगा। सीए का वादा बार बार होता रहा। 2019 के बाद से लगातार हमने इसका जिक्र सुना और आज वो दिन आया जब सीए को नाफिज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को निभा दिया है। क्या ये भी मोदी की गारंटी की तरह देखा जाएगा? देखिए शब्बाद अंसारी जी, इस पे तो मैं अधिकृत नहीं हूं बयान देने के लिए, और मैं कहना चाहता हूं कि इसका बयान जो हमारे सरकार हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं और जो डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं वो देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऑथराइज आज तक नहीं है। नीरज जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज आ रही है शब्बाद जी? ठीक है। बहुत छोटा कमेंट आपने कर दिया और बात को वहीं खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ेबा खान साहब, आप तो विपक्ष में बैठी हुई हैं और जिस तरह से वादा लगातार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और अब बीजेपी ने इसको नाफिज करके दिखा दिया, मोदी की गारंटी का फायदा लोगों को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा मुझे क्लियर नहीं है, पर मैं ये इतना मैं सुन पा रही हूँ कि आप पूछ रहे हैं विपक्ष में है और लगातार जो सत्ता पक्ष से वादे किए जा रहे हैं जी, ये सारे वादे जो है महज एक जुमला है। आपको पता होगा 2014 में जो भी वादे करके आए थे, 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आएंगे। नहीं, सीए का वादा तो निभा दिया ना। युवाओं को रोजगार मिलेगा, आय दुगनी होगी, महंगाई कम होगी। तो आप देखिए कि अब तक जो भी वादे भाजपा ने किए थे वो सब चुनावी जुमले निकले, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। और देश में आज हालात बहुत खराब है, युवा बेरोजगार है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह 50 लाख जो फॉर्म भरे गए थे तो नौकरी के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए, सोचिए कितनी बेरोजगारी है कि कुछ सीटों के लिए 50 लाख एप्लीकेंट थे और फिर पेपर लीक हो जाता है और लोग जो है सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देखिए देश में हालात सही नहीं है, लोगों में असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले दे रही है, झूठ बोल रही है और लगातार। नहीं ज़ेबा जी, अगर आप विपक्ष में बैठी हैं तो क्या ये जरूरी हो जाता है कि सत्ता पक्ष का आपको विरोध ही करना है? उन्होंने तो वादा किया था और निभा दिया, इसमें जुमला कहां से हुआ? बिल्कुल सत्ता पक्ष का विरोध नहीं है, ये जो जेन्युइन है
अगर सत्ता पक्ष का हम विरोध कर रहे हैं तो आप ये बताइए, अगर हम गलत पर है और सिर्फ होने के नाते विरोध करें तो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो अपने स्टूडेंट्स थे वो कौन थे? वो तो असंतोष है ना। अभी जो पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर, वो लोग कौन है? किसान जो है। और किस तरह टीयर गैस चलाया गया, शहीद हुए किसान। और 13 महीने जो दिल्ली में धरने लगाने के बाद वादे पूरे नहीं हुए। आज ये महिला सुरक्षा देखिए जीरो है। मणिपुर पूरा जल रहा है। अब तक मणिपुर में व्यवस्था जो है वो सुधरी नहीं है। और खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर इतने पुलिस लगा दिए गए जैसे वो देश नहीं है, विदेश है और वो देश में बॉर्डर नहीं है। अगर इतनी चौकसी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में करती होती तो मणिपुर नहीं जला होता। तो हर क्षेत्र में फेलियर है। आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे हमारी पहलवान महिलाओं को घसीट कर उतार कर फेंका गया। इंसाफ की गुहार करते हुए उन्होंने मतलब ना उनकी होकर लास्ट में फाइनली वो जो संन्यास ले ली कुर्सी से। तो ये देश के हालात है। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो एक श्रीमती आती थी और सिलेंडर लेकर पूरा प्रदर्शन करती थी। आज वो कहाँ है? जब सिलेंडर 400 हुआ करते थे तब आकर महंगाई का डोनर होती थी और आज सिलेंडर 1100 रुपए है। और वो तो इंडिया गठबंधन का डर है, विपक्ष का डर है जो 100 रुपए कम किए गए और कम किए गए, राहत दी गई बोलते हैं। तो आखिर बढ़ाया किसने था? राहत देने की जरूरत क्यों पड़ी? बढ़ाया भी तो आप ही ने था ना, ये तकलीफ भी तो आपने दिया था ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इनका जो बोल रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, ये सिर्फ महज जुमला है। काम इन्होंने किया है, विकास उन्होंने किया है, अडानी और अंबानी को विकास किया है। और ये पूरी सिस्टम जो है चंद के लिए काम कर रही है, ताकि देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए, ना महिलाओं के लिए किसी की फिक्र नहीं है, ना छोटे व्यापारी उद्योग व्यापारियों के लिए। सबकी हालत खराब है। और जब कोई सवाल करता है तो उन्हें भारत के नाम पर लड़वाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, सेबा जी से जैसे मुझे जवाब की उम्मीद थी वैसा नहीं मिल पाया, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आवाज मुझे क्लियर आई, मतलब मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आई, मैं सुन ही नहीं पाई थी सही से कि आपने पूछा क्या था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज मारे साहब, आपके पास आ रहा हूं और समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं। ये वादा तो वैसे भी लगातार 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था और इसको आज लागू करके, नोटिफिकेशन जारी करके इसको एक तरह से सरकार ने पूरा कर दिया है। लेकिन इस सीएए कानून की आज या इस वक्त पर क्यों जरूरत पड़ी, जब मोदी की गारंटी की बुनियाद पर जीत का दावा किया जाता है? देखिए सैफान अंसारी साहब, मैं एक चीज आपको बता दूं जी, 370 धारा के बाद मंदिर निर्माण और मंदिर निर्माण के बाद इस ईए को लागू करना भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इससे विपक्ष में खलबली है, विपक्ष के हालात खराब हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि मोदी की गारंटी में ये शामिल था। जैसा मोदी की गारंटी अभी सड़क पे आपको दिखाई दे रही है कि चाहे वो घर घर नल हो, चाहे घर घर बिजली हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, गैस कनेक्शन हो, चाहे सीएए हो कानून, उसको लागू कर दिया है। इससे विपक्ष जो तैयारियां चुनाव के लिए कर रहा था वो विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि इसका मामला क्या। और इस कानून के आ जाने से ऐसा नहीं है कि किसी को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा जो लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमारे विपक्ष के नेता थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो या तृणमूल कांग्रेस रही, ये लोग जो मुद्दा इस सीएए को आपने गारंटी में दिया था, आपने मैन्युफेस्टो में दिया था कि इसको लागू नहीं कर पाए, उसको लागू करके भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि ये हमने लागू कर दिया है। और यहाँ से आने वाले जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनसे आने वाले लोग हैं, उनको हमारे देश में किसी आधार कार्ड के बिना किसी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सामान्य तरीके से हमारे देश में उनको यहाँ की नागरिकता। अंसारी साहब जी, ठीक है, मैं राकेश पोद्दार साहब आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, विवाद इस पर नहीं होता अगर सिंपल सी एक चीज ये हो जाती है, एक प्रावधान ये होता
कि चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हैं या जो 3 देश आपने फिलहाल चुने हैं, अगर इसमें मुस्लिमों को भी शुमार कर लिया जाता तो क्या फायदा नहीं मिलता आपको? देखिए, मोदी जी की गारंटी, भारत का विकास विकसित कैसे हो उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारत आगे बढ़े। और रही बात भारत में 140 करोड़ जनता, जितने भी आते हैं, जो भी समुदाय के लोग आते हैं, सभी का भारत है। और रही दूसरी बात, हमारी बहन जी बहुत बोल रही थी कि मतलब हम लोगों ने काम नहीं किए। बहन जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2014 में 535 वादे करके आए थे। इस वादे को हम लोगों ने पूरा किया। 2019 में 99 वादे हम लोगों ने पूरा किया। फिर दोबारा से 2019 में 225 वादे हम लोगों ने लेके आए थे। 222 वादे हम लोगों ने पूरा किया। कहीं ना कहीं 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। आज आप देख सकते हैं कि एक वादा और था, उस वादे को भी मोदी जी की गारंटी के साथ, उस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। अभी 4-5 दिन और बचा हुआ है सरकार का। 5 दिन के अंदर हम लोग जो और भी वादे बचे होंगे, 1-2 वादे, उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। रही बात विकास की बात, आज हम लोगों ने 3 करोड़ लोगों का घर बनाने का काम किया, ग्रामीण घर बनाने का काम किया। शहरी में 4 करोड़ लोगों का घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय जो हमारी बेटियां स्कूल में जाती थी, उसके लिए शौचालय बनाने का काम किया। 16 करोड़ शौचालय आम जनता के घर में, जो हमारी बहनें शौच के लिए सड़कों पे जाती थी, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री मोदी का परिवार था, उसके लिए उन्होंने चिंता की। राकेश जी, मैं सारी बात आपकी मान रहा हूँ, सारी बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल जो मेरा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि इतना विवाद इस बिल पर, इस कानून पर होता ही नहीं अगर मुस्लिमों को भी शहरियत मिल जाती तो। क्या सोचकर ये तिकड़म लगाई गई है, क्या कहेंगे आप? सब्बात अंसारी साहब ने एक बात पहले से कहा था कि आज हमारी पार्टी की ओर से सिर्फ अधिकृत बयान सरकार ही दे सकता है। पार्टी की प्रवक्ता, कोई भी पार्टी की प्रवक्ता इस पे बयान देने के लायक नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सरकार की ओर से बयान लेना चाहिए आप लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस पे बयान नहीं दे सकता है। ठीक है, आपका कैमरा राकेश जी बंद हो गया, उसको ऑन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। ज़ेबा खान, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि वो सिर्फ कह सकते हैं कि बेसलेस बात आपके द्वारा की गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने जितने वादे पूरे किए थे उसमें से 95% वादे सरकार पूरे कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो 2 करोड़ रोजगार मिला क्या युवाओं को? किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों की आय दुगनी हुई क्या? देश से महंगाई दूर हो जाएगी। महंगाई दूर हुई क्या? आप खुद देखिए ना। और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाकर ट्रेन भी उनके लिए महंगी कर दी गई। और जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी वो भी बंद कर दी गई। और प्रति वर्ष हर 10% की वृद्धि होती है ट्रेन के फेयर में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, नेशनल चैनल पे बैठकर, चैनल में डिबेट पे बैठकर लगातार गलत आंकड़े देते हैं, झूठ बोलते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसका हिसाब दें। इस पर कोई हिसाब नहीं है। राफेल पर कोई जवाब इनके पास नहीं था। अडानी से मोदी का रिश्ता क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं था। और ऐसे ही कोई भी सवाल हो, जो कोविड के समय जो पैसे आए थे कोरोना काल में पीएम केयर्स फंड में, उस पर कोई जवाब इनके पास नहीं है। पैसे कहाँ गए और ट्रांसपेरेंसी क्यों हटा दी गई, ऐसे बातों की कोई जवाब नहीं है। काला धन अब तक आया कि नहीं आया, इस पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। सिर्फ गुमराह करते हैं देश की जनता को और गुमराह करते हैं। लेकिन ज़ेबा जी, आर्टिकल 370 को हटाना, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन और भी ऐसे कई सारे वादे हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो शायद रिजर्वेशन को लागू कब होगा, धरातल पर कब लागू होगा, ये बताइए। ये महज चुनावी जुमले हैं। जैसे 15 लाख आ रहा हूँ राकेश जी, चुनाव होता है, मोदी जी जाकर बड़े बड़े उपदेश और संदेश देते हैं। सबका शहर बना देंगे, स्मार्ट सिटी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगा। कहाँ है बुलेट ट्रेन? जो पहले वाली ट्रेन थी अभी टाइम पर नहीं चलती है। इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट उड़ीसा में होता है, 3 ट्रेन एक साथ टकराती है, कोई ट्रेन टाइम पर नहीं चलती है। महंगाई इतनी कि हालत खराब होती है। ट्रेन का फेयर बढ़ते जा रहा है। आपदा में औसत ट्रेन में जो पहले फैसिलिटीज मिलती थी धीरे धीरे बंद कर
दिया गया सभी को, अब तक शोषण चल रहा है। गरीबों को और देश की जनता को निचोड़ने का शोषण चल रहा है और सिर्फ फायदा अडानी और अंबानी के लिए ये सरकार सोच रही है, पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना देना चाहती है। ठीक है राकेश जी, जवाब दें। देखिए, हमारी बहन जी ने महंगाई की बात कही। हम लोगों ने महंगाई पे कहना चाहता हूं कि 2004 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 4.6 पॉइंट छोड़ के गए थे। इन्होंने महंगाई दर प्रतिदिन, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का एक रिपोर्ट बता रहा है कि इन्होंने महंगाई दर 2014 में 11 पॉइंट पे जाके इन्होंने महंगाई लाई। देश की जनता ने इनको नकार दिया। उसके बाद हम लोग आज की महंगाई की दर क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 4.6 यानी 5 पॉइंट के लमसम में ही है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रोजगार की बात कर रहे हैं। हम कोरोना काल के बाद 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकार प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाने का काम किया, यानी 4.5 करोड़ नौकरियां 5 सालों में दिया। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि मैं आज इनसे पूछना चाह रहा हूं अपनी हमारी बहन जी कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रही थी। दीदी मेरी बहन, 60 साल आपने राज किया इस देश पे, इस देश में जनता का जनादेश आपने लिया। किसके नाम पर? आपको जनता ने जनादेश दिया तो आपने जातिवाद में इस देश को बांटा। आपको जनता ने जनादेश दिया तो आपने परिवारवाद के लिए काम किया, अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए काम किया। जनता ने जनादेश आपने लिया तो आपने भ्रष्टाचार यानी 12 घोटाले आप लोगों ने किया। आपको जनता ने जनादेश दिया। बहन जी सुन लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप जो आप लगाते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति आपने की। आप नहीं, हिंदू और मुस्लिम को 85 और 15% का नारा देके देश को बांटने का काम आपने किया। जवाहरलाल नेहरू जी जब 1942 में थे तो उन्होंने ही देश का बंटवारा का मंशा उनके अंदर में था। मैं नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है, राम मनोहर लोहिया जी की एक किताब बोल रही है। उन्होंने कहा कि अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, वल्लभ भाई पटेल थे, इन लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया। क्या जरूरत थी देश का बंटवारा होने के लिए? जिन्ना साहब अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो मैं भी उनका स्वागत करता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कोई बने तो मैं ही क्यों ना बन जाऊं, इनकी मंशा ये थी। मैं और कहना चाहता हूं, आज 10 साल हो गए इस देश में विपक्ष में बैठे हुए हैं माननीय राहुल गांधी जी। क्या इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 साल में विपक्ष का कौन सी भूमिका निभाया? कितने दिन सदन के अंदर उपस्थित रहे? हम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की भी चिंता कहती है कि कम से कम सकारात्मक राजनीति देश में कीजिए। आप वो भी राजनीति नहीं करते हैं, आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। आप कहते हैं कि भारत जोड़ो चले हैं, भारत न्याय की ओर चले। अरे भैया, भारत टूटा कब था जो राहुल गांधी जी भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत टूटा कब था जो जोड़ने की बात कर रहे हैं? सरदार अंसारी जी, इनसे पूछ लीजिए, आप 60 साल में काम क्या किए, हम 10 साल में क्या काम किए जनता के बीच में? आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। आप 60 साल का काम बताइएगा, हम 10 साल का काम बताएंगे। आपके कार्यकाल में 2 एम्स थे, आज 26 एम्स है, आज 56 एयरपोर्ट है। आपके कार्यकाल में 6 एयरपोर्ट थे। तो हम लोगों ने काम किया। मेरी बहन जी सुन लीजिए, आप बहन जी, अरे बहन जी सुन लीजिए, 33% आरक्षण अगर हम लोगों ने ला के दिया, सुन लीजिए बहन जी, अरे बहन जी, बहन जी सुन लीजिए, इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बहन सुन लो मेरी बहन जी। अरे बहन जी, तीखा क्यों लग रहा है? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तो आपको तीखा लग रहा है। मेरी बहन जी सुन लीजिए, मैं और भी वादे बताता हूँ मैंने क्या किया। डिबेट में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। सब्बात अंसारी जी के सामने आप चिल्ला के बोलोगे, कोई फायदा नहीं। आप देश को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं, देश की जनता से देश की शक्ति छीन लेना चाहते हैं, देश को पूरा प्राइवेट हाथों में दे देना चाहते हैं। जी राकेश जी, सब्बात साहब, तो बीच में मेरी बहन जी मुझे रोक दिया, क्यों? मेरी बड़ी बहन है। मैं तो इनको 33% आरक्षण इसीलिए दिया था कि मेरी बहन कम से कम आगे तो होके चले, मैं पीछे चलता हूँ। 370 का जो वादा हम लोग किए हुए थे कि बहुत दिनों से 50 साल इसके लिए राजनीति किया हम लोगों ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है। हम लोग बहन जी जेबा जी मैं आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा। जेबा जी मैं मौका दूंगा आपको, मैं आऊंगा। राकेश जी कंटिन्यू कीजिए। सब्बात अंसारी जी, 370 का मुद्दा जो था हम लोगों ने उसको खत्म किया। किसका देन था? जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्व राजा थे हरिलाल, उन्होंने कहा कि मुझे भी भारत के अंदर मिला लीजिए, एक संविधान हो, एक कानून हो, एक झंडा हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को वो भी अच्छा नहीं लगता था।
तो हम लोगों ने 370 खत्म किया। और हम लोग आज कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं कर रहे, लेह से लेकर और क्या कहते हैं लक्षद्वीप की बात करते हैं, किसान से लेकर विज्ञान की बात करते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं। आप हम लोग पानी और सड़कों और बिजली के मुद्दे से हटकर, लेकिन सब विपक्ष कहता है कि किसानों को तो भला आपने करा ही नहीं है, इसीलिए वो बार-बार सड़कों पर आ जाते हैं। जी संवाद जी, किसानों का भला अगर क्या होता तो वो बार-बार सड़कों पर क्यों आते? देखिए, मैं किसानों की बात आपने संवाद जी अंसारी जी बहुत अच्छा पूछा। पंजाब के ही किसान आज हम कर रहे हैं, एमएसपी रेट हमारा डबल है। गन्ना पे हम लोग 25 रुपए रेट बढ़ाने का काम किया, 10% हर पे हम लोग बढ़ाने का काम किया। लेकिन वहां पंजाब के किसानों को ये लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आप हरियाणा का किसान कहां गया, उत्तर प्रदेश का किसान कहां गया, बिहार का किसान कहां गया? सभी किसान संतुष्ट है हमारे से। हम लोग 6,000 रुपए उनके खाते में देने का काम करते हैं, उनका जो है सब्सिडी देने का काम करते हैं और शुद्धिकरण का काम करते हैं, उनके आगे बढ़ाने का काम करते हैं किसानों का। लेकिन इनको दिखता नहीं है। हम लोगों ने विकास काम किया। हम लोग आप उस सारे मुद्दे से हटकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 में जब भारत 100 साल पूरा होगा तो विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। मेरी बहन जी, आपको भी भारत को अखंड भारत बनाने के लिए आपका भी योगदान चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ेगा। ठीक है जेबा जी, मैं आपके पास भी आऊं। जी जेबा जी, आप एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कपड़े देखकर पहचान कर लिया जाता है। तो हम कैसे समझे कि सबका साथ और सबका विकास आप लोग चाहते हैं? हम भी तो यही चाहते हैं, हम मिलकर चले, भाईचारे के साथ चले, प्यार के साथ चले, इत्तेफाक के साथ चले। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं ना। दुख तो इसी बात की है कि आप लोग हमेशा लड़ाई करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, समाज में भाईचारे को राजनीति करना चाहते हैं। ये लड़ाई ही विचारधारा के खिलाफ है कि भारत एक गुलदस्ता है, विभिन्नता में एकता यहाँ की पहचान है, भाईचारा हमारे देश की पहचान है। इस भाईचारे को, इस एकता को, इस अखंडता को ही तुम तोड़ रहे हैं, लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। यही तो दुख है। जितना बोल रहे हैं, काश अगर पैदल पर ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहां परेशानी लगती है मैम? कांग्रेस से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, धरातल पर कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सड़कें बना रहे हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे लंबे से लंबे 6 लेन तक के हाईवेज आपको दिख जाते हैं। रही बात बाकी किसानों के लिए भी एमएसपी को लेकर लगातार ऐलान किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो क्या दिक्कत क्या है? क्या ये सिर्फ वो मुद्दे हैं जिनके जरिए आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, आने वाले इंतखाबात में अपनी जीत को दर्ज करना चाहते हैं? हालांकि अगर ये कोशिश है तो ये पिछले 10 सालों से हम लगातार देख रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप जाकर किसानों की हालत बॉर्डर पर देख लीजिए। 13 महीने आंदोलन करने के बाद भी जब दिल्ली से किसान चाहते हैं, सरकार ने जो भी वादे किए थे वो वादे तो मैं जेबा जी उसका असर दिखना चाहिए था ना। पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें असर दिखना चाहिए था। अगर किसान नाराज था, क्यों नहीं दिखा? 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार क्यों बना ली? नहीं, देखिए, भाजपा का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत करने का जी, और कांग्रेस का कभी सपना ये नहीं रहा कि विपक्ष मुक्त भारत हो, क्योंकि विपक्ष जो है देश की शक्ति होती है, लोकतंत्र होती है। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन कांग्रेस का कभी ये सपना नहीं रहा कि विपक्ष मुक्त भारत हो। लेकिन भाजपा का सपना था विपक्ष देश करने का। लेकिन आप देखिए चारों 5 इलेक्शन में वोटिंग परसेंट जो है 4 करोड़ 80-90 कांग्रेस को मिलता है, यानी भाजपा से 10 करोड़ ज्यादा, 10 लाख वोट ज्यादा मिलता है। और कहा भाजपा को कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे? तो देश की जनता हमें नकार नहीं रही है, बल्कि भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कि इलेक्शन सिर्फ एक चुनाव के जैसे नहीं लड़ा जा रहा है। चुनाव जीतने के हल बल हटाने का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अभी आप वोट में कहां से पैसे आए वो बताइए, वो नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए ना किस तरह लगातार विपक्ष पर दबाव बनाएगा। अब स्टेट में देख लीजिए, जहां पर जो नीतीश कुमार चले गए तो वो और की जांच नहीं होगी, किसी तरह से टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राजनेता नहीं चाहता है, कांग्रेस
आऊंगा मैं राकेश जी। और किस तरह उनकी पत्नी रो रही है, पूरा किस तरह बोला जाता है कि उन्हें जंगल के दिन जाता है और जो चला जाता है पर सारी जांच हट जाती है। आप देख लीजिए, एक दो नाम हो सकते मैं बताऊं, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर जगह वही लीजिए। ये मतलब इतना डर है आदमी को कि इन्हें पता है कि इन्हें चुनाव में जीतेंगे, इन्हें चुनाव में जाने से पहले विपक्ष को तोड़ना होगा, विपक्ष में फूट डालना होगा, डराना होगा, सीबीआई से डराना होगा, एनआईए से डराना होगा, ईडी से डराना होगा, डराकर तोड़ना होगा, तब ये जीत सकते हैं। अगर ये सिर्फ काम पर इनको भरोसा होता तो काम लेकर जाते, ताकि अपना समय विपक्ष को तोड़ने में और ईडी और सीबीआई में लगा। ठीक है राकेश जी, ये सवाल तो वाकई में पूछा भी जाता है, आप कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। जी आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं राकेश जी आऊंगा, लेकिन इस बीच में नीरज मारे साहब के पास जाऊंगा। नीरज मारे साहब, अब समझने की कोशिश ये करना चाह रहा हूं आपसे कि लगातार हम ये देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मोदी की गारंटी हमारी 2024 की जीत की वजह बनेगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से अपोजिशन की जो पार्टियां टूटकर बीजेपी में शामिल हो रही हैं, और उसके बाद जो आखिर में आज ताबूत में कील लगाने जैसा कदम उठाया गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर बीजेपी को ये लग रहा है कि सिर्फ गारंटी की बुनियाद पर जीत मुमकिन नहीं है, लिहाजा ऐसे मुद्दों को भी जिंदा रखना जरूरी है? नहीं, ये बात बिल्कुल ऐसा ही साहब आपकी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, जो उनके मैनिफेस्टो में चीजें शामिल थी उनको पूरा किया जाए। दूसरी बड़ी बात कि विपक्ष से भी परेशान है थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, कांग्रेस भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी थोड़ी सी बढ़ी हुई चल रही है, अभी जो गठबंधन हुआ है उससे भी लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी को डर था। लेकिन चूंकि इसको हम अलग जोड़ सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो में शामिल था और उन्होंने इसको लाकर निश्चित रूप से अपने वोट बैंक को बढ़ोतरी दी है और एक विशेष समुदाय को जिसको विपक्ष डराने की कोशिश कर सकता था चुनाव के दौरान, उसको मैनेज करने की भी कोशिश की है निश्चित रूप से। अंसारी साहब जी, तो इसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से राकेश साहब तो बोल नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली अभी उनको इस बात की इजाजत नहीं है। कितना फायदा इन इलेक्शंस में मिलेगा अगर सीए को इसी तरह से नाफिज किया गया? तो देखिए, चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ न कुछ तो फायदा मिलेगा ही, तभी उन्होंने अपने सारे सिस्टम को देखते हुए और लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और आचार संहिता लगने वाली है तब इसको लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष पे दबाव बनाने की एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है। विपक्ष जिस तरह अभी गठबंधन ही तय नहीं कर पा रहा है, सीटें फाइनल नहीं कर पा रहा है कि हम किस जगह से चुनाव किसको लड़ाएंगे, अभी तक जद्दोजहद जारी है, उस बीच भी एक नई चीज लाकर में खलबली मचाने का जो नया तरीका उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तार के अपने ऊपर जो एक विपक्ष षड्यंत्र रच रहा था उसको दबाव बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है अंसारी साहब। जेबा जी, आपके पास पूरे मसले नहीं है, आपके पास एक एजेंडा नहीं है, इस बात को मानेंगी? विपक्ष के इतने सारे नेता, इतनी बड़ी पार्टियां आपने सबने जोड़कर इंडिया अलायंस को बनाया। बिल्कुल एजेंडा है, ये आप कैसे बोल सकते हैं? किन मुद्दों को लेकर? बेरोजगारी, काला धन, इसका जिक्र तो बार बार किया जा रहा है। कितना फायदा मिल रहा है इसका? बिल्कुल, कैसे आप इलेक्शन में जाने से पहले कैसे समझ सकते हैं? फायदा अगर नहीं मिलता ना तो भारतीय जनता पार्टी नहीं होती और नए नए कहानी को लेकर नहीं आना पड़ता। और विपक्ष के पीछे हाथ जोड़कर ईडी और जो सीबीआई भेज रही है ना, इसका मतलब ये है कि हम रास्ते पर हैं, हम सही और हमसे डरती है भारतीय जनता पार्टी, डर रही है सीधे इलेक्शन में जाने में, इसलिए ये सब तोड़ फोड़ कर रही है और इसलिए नए नए रोज एक एक सबूत लेके आ रही है। यही हकीकत है, मानिए या नहीं मानिए, वो सीधे अपने काम को लेकर उन्हें पता है कि सिवाय जुमला देने के और पूंजीपति मित्रों को पूंजीपति और बनाने को छोड़कर उन्होंने कुछ नहीं किया है देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। तो इसलिए वो डर रहे हैं। किया है, संपत्ति को बेचा, अडानी अंबानी को और पूंजीपति बनाया है और संपत्तियों को बेचा है, यही काम किया है। तो इसलिए इलेक्शन में जाने से पहले नए नए जुमले ला रही है
और लगातार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। उन्हें पता है कि उनकी हवा निकली हुई है, देश की जनता को बार बार नहीं छाना जा सकता। जैसे काठ की आंधी को ना एक बार ही चूल्हे पर जलकर चढ़ने से जल जाता है, वैसे ही बार बार ये जो मोदी गारंटी है ना, ये काम नहीं करने वाला। देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी सिर्फ बेवकूफ बनाने की गारंटी है, जो सिर्फ चुनाव के सामने आते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद सिर्फ देश की जनता को लड़ाने का काम करते हैं। देश की जनता को रोजगार चाहिए, सुकून की 2 रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ना कि दिन रात की ये लड़ाई झगड़े, भाई को भाई से लड़ाने का, परिवार को परिवार से लड़ाने का, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने का सब तंग आ चुके हैं। राकेश पोद्दार साहब, आपने जेबा जी को सुना, अब जवाब की बारी आपकी। जी देखिए, संबत अंसारी जी, हमारी बहन जी बहुत अच्छी बोल रही थी। मैं उनको बोलता हूँ कि पहले गिलास पानी पी लीजिए, इतना चिल्लाइए मत, गला खराब हो जाएगा। हम लोगों ने एक काम किया है, थोड़ा गर्म पानी पीजिए और सुनिए आप हमारी बात ध्यानपूर्वक। 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, आपसे डरने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है, आपसे डरने की जरूरत नहीं है। रही बात 10 साल की, काट की हांडी बार बार क्यों चढ़ेगी? 10 साल से जनता आपको विपक्ष में बैठाया। सोनिया जी चाहते कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो कैसे बनेगा? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है, सोनिया जी को भी पता चल गया। रही आप दूसरी बात, आपने कहा हम लोगों ने देश के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का काम किया, हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, और आप जाइए सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, आपको ही, कांग्रेस को ही फटकार लगा था कि कांग्रेस सीबीआई और ईडी को तोते की तरह इस्तेमाल करती है। 112 मामले थे पहले 2014 के पहले सीबीआई और ईडी के पास। उसके बाद देश में एक कानून आया 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, माननीय महिम राष्ट्रपति जी ने भी पारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू कराने का काम किया। 5000 मामले नए आए, जिसमें 2300 मामले जो है जीएसटी का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, कि जमीन के बदले नौकरी देने का है, ये सब मामले आए। 5000 मामले हैं। एक सिर्फ आपका पॉलिटिकल बयान है कि लोगों के साथ आप पॉलिटिकल बयान देके कहना चाहते कि ईडी और सीबीआई की भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है ईडी और सीबीआई के, उसके पहले उसके केस किसी थाने में दर्ज होता है या किसी और संस्थाओं में उसके पहले दर्ज होता है, तब ईडी और सीबीआई उसके घर जाती है, और जब 164 का बयान होता है तब उसको जेल भेजने का काम करता है। अगर एक नया कानून और आया है देश के अंदर अभी कुछ महीने पहले दिसंबर में, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी व्यक्ति को 365 दिन के अंदर ईडी अगर स्थापित नहीं कर पाता है कानून को, तो उसको आप जेल नहीं भेज सकते हैं। तो आप एक बात मोहतरमा जान लीजिए, हमारी बहन जी जान लीजिए, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग नहीं, आप लोग नहीं किया। और 5000 मामले हैं देश के अंदर, हम लोगों ने 5,46,000 करोड़ रुपया जो आप लोगों ने जो बिजनेसमैन को दिया था, रोजगार वाले को दिया था, तो हमारे देश का पैसा लेकर लूट कर बाहर भाग गया था, उस पैसे को लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और बैंकों में जिनका पैसा था उस बैंक में देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को छुपाने का हमारे फिक्रे मत छोड़िए। अगर आप लोगों ने 12 घोटाले किए, 2G घोटाला किया, क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला जम्मू कश्मीर का किया, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला आपने किया, तो कहीं ना कहीं आप लोग पहले ही किए। 2014 के पहले के मामले, नए मामले नहीं। कोई भी नेता के बारे में आज आप कह दीजिए कि नए मामले में हम लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, सब पुराने मामले चले आ रहे हैं। लालू जी के चारा घोटाला आज का नहीं, 1990 से 2000 का बीच का चल रहा है। 2004 में आपके यहाँ रेल मंत्री थे, उन्होंने जमीन के बदले नौकरी ली, उस समय तो हमारा आता पता भी नहीं था। भैया तो पुराने मामले हैं, आप ऐसी बातों मत जनता को गुमराह मत कीजिए। और सुन लीजिए काम बोल कर, आज हम लोग हमेशा विकास के नाम पे जनता के बीच में जाएंगे, और हम हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अखंड भारत 2043 में बनेगा, और देश का तीसरा आर्थिक व्यवस्था भारत 2029 तक के बीच में बनेगा। और बहन जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप मरगलाने का काम मत कीजिए जनता के बीच में, और राहुल जी को कहिए, सोनिया जी को कहिए कि अपनी दुकान पे, पुरानी दुकान पे नया कोई नाम लेके आए तो जनता आपको स्वीकार करेगी। नहीं तो इस बार फिर 2024 में जनता राहुल गांधी को नकार रही है, और सोनिया जी भी चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहते हैं कि कोई नया आए, दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि कोई नया आए, लेकिन सोनिया जी चाहती है कि मेरा ही बेटा किसी तरह यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है।
ठीक है, मैं जेबा जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच मैं एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट के पास चलूंगा। सर, मैं आपसे मारे साहब समझना चाहूंगा कि ये जो ईडी को लेकर बार बार बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जाती है, इवन ऐसे ही बेबाक मुंसिफ में एक डिबेट के दरमियान एक अपोजिशन के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, बीजेपी के अलायंस से नहीं लड़ना, बल्कि ईडी और सीबीआई से भी लड़ना है। ये जो बातें कही जा रही हैं, ऊपर से हम राकेश पोद्दार साहब को जब सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि कितने पुराने पुराने ये मामले हैं जिनको लेकर ये जेल जा रहे हैं या फिर उनको समन जारी किए जा रहे हैं। तो क्या यहां पर अपोजिशन के द्वारा एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है? नहीं अंसारी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो बैठे हैं पोद्दार साहब, मैं उनको एक चीज बता दूं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष को दबाने को डराने का काम कर रही है। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं तो 2019 से लेके अब तक 19 पूर्व सीएम जी, 19 मंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 5 पूर्व सांसद, इनको तो ईडी नोटिस भेज चुकी है। अगर इनका हम हिसाब पार्टियों के हिसाब से देख लें तो कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 6, बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, सीपीआई के 2, एनसीपी के 2, पीडीपी के 2, निर्दलीय 2। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पोद्दार साहब बैठे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो जांच आरोप निर्धारित करने का रेशियो है 3 से 5% सालाना है। तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं, 60% से अधिक मामलों में ऐसा हुआ है कि छापेमारी में जो सामान या जो संपत्ति या जो कैश बरामद हुआ है उसको ईडी ने वापस दिया फिर ब्याज के साथ। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो उससे निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता पे सवालिया निशान खड़ा होता है और उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध स्थिति में देखा जाता है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष के आरोप बिल्कुल सही है। ये सारी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई दौरान चुनाव, आप चुनाव की बात कर लेते, आपने अभी देखा राज्यसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके तुरंत बाद आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में 13 विधान परिषद के चुनाव होने हैं। आपने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक नोटिस भेज दिया जिस मामले में अखिलेश यादव मात्र एक गवाह हैं। उनके खिलाफ आरोप नहीं है, वो गवाह हैं, केवल उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है। गवाह को आप भेज दिया और नोटिस के तहत आप गवाह बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विधान परिषद के चुनाव होने थे। आज जो संपन्न हुए उस नोटिस का असर ये हुआ कि कोई भी एक नया प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, समाजवादी पार्टी 3 कर रही थी, 13 के निर्दलीय निर्विरोध चुनाव जीत गए, क्योंकि ईडी का नोटिस आपने पहुंचा दिया। आप चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए, अभी हाल की घटना है, 52 दिन जेल में रहे वो और उसके बाद छूट गए और उन्होंने एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर दिया। इस दबाव में कर लिया, इसी दबाव में किया। निश्चित रूप से उनका भाई अभी जेल में। राजनीति में इन जांच एजेंसियों का प्रयोग निष्पक्ष होना चाहिए, इनकी जांच अपनी पूरी तरीके से करनी चाहिए। चुनाव के पहले क्यों करी जा रही है? चुनाव के बाद कर लो, 6 महीने बाद गिरफ्तारी कर लो, 6 महीने बाद नोटिस दे दो। चुनाव में नोटिस देने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से आप विपक्ष पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी साहब, राकेश जी, आगे बढ़ा रहा हूं बात को, क्या वाकई में विपक्ष को दबाने की कोशिश है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि 2024 में 400 पार का जो नारा दिया गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लिहाजा इस तरह की राजनीति करने की जरूरत आन पड़ी है? नहीं अंसारी जी, ऐसा बात नहीं है। हमने कहा कि 5000 मामले देश के अंदर चल रहे हैं और ईडी सीबीआई किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं पकड़ती है। जब तक आपके खिलाफ में पहले से किसी संस्थान में आप मुकदमा होगा तभी आपको पकड़ने का काम करेगा। ऐसा 2019 के बाद कार्रवाई हुई है, 2019 के बाद कार्रवाई हुई है। 5000 मामले चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कार्रवाई जो अभी हुई है, नोटिस जो भेजे गए, ये 2000 लिस्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, इसमें 2019 से लेकर अब तक की कार्रवाई है, इससे पूर्व में नहीं हुई है। नहीं, मैं पूर्व की बात ही नहीं कर रहा। मैंने अपने बातों में पहले कहा कि 2019 में एक नया कानून बना और कानून राष्ट्रपति महोदय महामहिम ने पारित किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति
जीएसटी का हो, चाहे जमीन के बदले मनी लॉन्ड्रिंग का हो, कुछ भी जैसे भी मामले हैं, यानी 5,000 मामले देश के अंदर चल रहे हैं, उसमें चाहे पॉलिटिकल चाहे 5 या 10 मामले हैं, बाकी सारे मामले तो और लोगों का है। और कहीं ना कहीं उसके संस्थान में, कहीं किसी और संस्था में जाके उनका नाम दर्ज होता है, तब ईडी उसके घर जाती है, सीबीआई उसके घर जाती है। और ईडी और सीबीआई कभी जेल भेजने का काम नहीं करती है। हमेशा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लगता है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, बयान में पारित होता है, तो लगता है कि ये जेल जाने लायक है तो मजिस्ट्रेट भेजता है। सीबीआई और ईडी कभी जेल भेजने का काम नहीं करती है। और कानून एक और भी है, हमने आपसे कहा कि सीबीआई और ईडी को 365 दिन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कानून दिखेगा, लगेगा कि ये मतलब जेल जाने लायक है या इन्होंने घोटाला किया या कोई ऐसे मामले बनेंगे, तभी हो सकता है, नहीं तो मजिस्ट्रेट उनको बरी करने का काम करता है। आप इसमें एकदम निश्चिंत रहिए कि हम लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करता है। जो व्यक्ति पाए जाते हैं तब वो जेल भेजने का काम मजिस्ट्रेट करता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ठीक है जेबा जी, आने के बाद वो धुल जाता है भाजपा की वॉशिंग मशीन पर, और सारी जो फाइलें हैं वो बंद कर दी जाती हैं भाजपा वॉशिंग मशीन में आने के बाद। ये क्या है भाई साहब? भाई साहब, ये कौन सा न्याय है कि मतलब जो गलत है पहले विपक्ष में होने के बाद गलत रहता है, और जैसे भाजपा में आता है भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलता है, सारी ईडी और सीबीआई की जांच बंद कर दी जाती है, सारी फाइलें रद्द कर दी जाती। मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो आगामी चुनाव है ये अन्याय के खिलाफ है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा के सांसद आनंद हेगड़े का स्टेटमेंट आता है कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है इसलिए, और इस इतने खतरनाक स्टेटमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही अफसोसजनक है। अब चुनाव जो है वो दो विचारधाराओं के बीच में है, संविधान या संविधान। ये लड़ाई जो है संविधान या संविधान, सामाजिक न्याय या शोषण के विरोध है, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता इसके विरोध है, नागरिक अधिकार या बेबस जनता इसके बीच में है, बोलने की आजादी या डर भरी चुप्पी। जैसे जो भी आवाज उठाता है, देख लीजिए मीडिया वाले भाई बंधु भी नहीं उससे अछूते हैं, कोई चैनल अछूता नहीं है। जो भी आवाज उठाता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र पत्रकारिता और मीडिया का जो काम करता है, तो मोहब्बत या नफरत, विविधता या एकाधिकार चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहिए या तानाशाही अन्याय चाहिए। आजादी के संघर्ष से मिली भारत की सबसे कीमती धरोहर संविधान चाहिए या संविधान को बदलने वाले लोग चाहिए। संविधान को बदलने का मतलब गुलामी की जंजीरों में देश को बांध देना। तो ये अब देश की जनता को तय करना है कि देश की जनता क्या चाहती है, प्यार भाईचारा चाहती है, लोकतंत्र चाहती है, संविधान चाहती है या फिर संविधान चाहती है। ठीक है, कई सवाल किए हैं आपसे राकेश जी। संविधान से लेकर संविधान तक का जिक्र कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या मंशा क्या है? 400 पार की जरूरत इसलिए है? नहीं, हमने अभी नहीं कर रहा, मैं तो हमेशा कर रहा हूं। ये जो हम लोग चुनाव नहीं है, हम लोग भारत को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हमारा कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव तो हम 400 के पार जीत ही रहे, जनता हमें जिता के भेज ही रही है। लेकिन हमारा काम है कि शक्तिकरण इस देश का कैसे हो, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। एक मिनट बहन तो बोले उस बात की आप खंडन करते हैं, वो बहुत गलत बोले हैं। बोलिए कि ये देश में ऐसा नहीं चलेगा, संविधान के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलिए भाई साहब। आप देखिए बहन जी, आप तो हमें देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे, वाजपेयी जी बोलते थे पार्टी से ऊपर और पॉलिटिक्स से ऊपर देश है, पार्टी रहे या ना रहे देश रहना चाहिए। तो आज बात देश बचाने की है, संविधान बचाने की है।
बहन से सुन लीजिए, बोलने दीजिए। अगर आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा तो आप कैसे जानिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, यही हमें शिक्षा मिली अटल जी से। उन्होंने कहा देश सर्वप्रथम देश है और देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, फिर सेकेंड में हमारी पार्टी है और थर्ड में हम लोग हैं। तो हमेशा आप लोगों के अंदर हमेशा पहले पार्टी होती है, परिवार होता है, फिर पार्टी होता है, फिर आपके कार्यकर्ता होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, फिर उसके बाद हम लोग हैं। आपने सही कहा, दो विचार। बहन सॉरी, अटल जी के जो रास्ते थे ना, आज की भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से अलग कहीं भटक चुकी है। वो देश की बात बहन जी सुन लीजिए। पार्टी की नहीं, एक व्यक्ति की बात करती है। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी दो व्यक्तियों के बीच में हिल के रह गया है। भाजपा में और किसी का कुछ चलता ही नहीं है, सिर्फ दो व्यक्ति भाजपा को चला रहे हैं। किसी लीडर्स की कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ दो व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीरज माने साहब, चूंकि वक्त मेरा क्लोजिंग करने का भी जी राकेश एक मिनट जी राकेश जी खत्म करना। देखिए, इन्होंने सही कहा कि दो विचारों से देश चल रहा है, सही बोला, उन्होंने गलत थोड़ी बोला। इनके एक विचार जो थे परिवारवाद का था, एक विचार भ्रष्टाचार का था, एक विचार तुष्टीकरण का था, और उस सब से हटकर हमारा जो विचार है, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, शक्तिकरण को आगे ले जाना चाहते हैं। इन्होंने सही कहा कि गुलामी की जंजीर राजपथ इन्होंने ही बनाया था, पुराने सदन इनके ही थे। आज भी अकबर रोड, हुमायूं रोड, सिरसा रोड इन्हीं का देना। तो गुलामी की जंजीर तो इन्हीं से दिखता है। हम लोगों ने उसे बदलने का काम किया, उसका नाम रखा कर्तव्य पथ, नए सदन बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बहन जी, हमने राकेश जी आपका कैमरा ऑफ है, मैं चाहूंगा आप कैमरा ऑन करके बोलें। आ रही हमारी आवाज? जी आवाज आपकी आ रही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा एक मिनट, हाँ आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, तो हमारी बहन जी कह रही थी, तो गुलामी की जंजीर आप ही ने किया था। पुराने सदन जो दिख रहे थे, हम लोगों ने नए सदन बनाए। आपने बिल्कुल सही कहा, जिसपे आपने एक किंग जॉर्ज के नाम से राजपथ राकेश जी बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे महाराज साहब के पास जाना है, वक्त थोड़ा इन्होंने हाँ, इन्हीं की बातों को मैं कह रहा हूँ कि गुलामी की जंजीर तो आप दिखा रहे थे, हम लोगों ने तो कर्तव्य पथ बनाने का काम किया। वहां पे सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाने का काम किया, तस्वीर लगाने का काम किया। आपने तो वहां एक राजा का फोटो लगा कर रखे थे जो हमारे देश को गुलाम करके गए थे। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली देना है, इसके सिवा आपको कुछ आता नहीं है। अब विकास के नाम पर देश को आगे बढ़ाइए और सब मिलकर देश को शक्तिकरण के लिए आगे काम करें। ठीक है नीरज मारे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने, पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसको निभा दिया, क्या जनता 400 पार का वादा निभा पाएगी? अंसारी साहब, मैं एक छोटी सी बात जो अभी हमारे साथी राकेश जी ने कही जी, उनको हम परिवारवाद पे थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। ठीक, कि अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें, देश के रक्षा मंत्री हैं, परिवारवाद आपके यहाँ भी पर्याप्त है, उसकी कोई कमी नहीं है। उनका बेटा पंकज सिंह नोएडा से विधायक है। पूर्व मुख्यमंत्री हम कल्याण सिंह की बात करें, उनका बेटा राजवीर यादव एटा से सांसद है और इस बार भी उन्हें टिकट मिला है। और राजवीर सिंह का बेटा जो है संदीप सिंह, वो इस समय उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री है। उसकी मम्मी, उसकी माता जी अतरौली से जो है पहले विधायक रह चुकी है, प्रेमलता वर्मा। और ठीक है नीरज मारे जी, ये डिटेल्स मोस्टली मिल जाएगी गूगल पे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपने अपने विचार साझा किए, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी। राकेश पोद्दार साहब, ज़ेबा खान, आपने भी कांग्रेस की तरफ से बात रखी और ये बताया कि किस तरह से एजेंडे को लेकर विपक्ष आगे बढ़ा ताकि 2024 में विपक्ष हावी हो सके सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही।